अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द अल्टीमेट मर्न स्टैग मिस्ट्री कोर्स लेक्चर 23। आज की इस वीडियो में हम बूटस्ट्रैप में टाइपोग्राफी, कलर्स और यूटिलिटीज़ के बारे में बात करेंगे। हम सीखेंगे किस तरह से हम बूटस्ट्रैप की क्लासेस को यूज़ करके किसी भी टेक्स्ट को हेडिंग बना सकते हैं। इसके अलावा हम टेक्स्ट की अलाइनमेंट और टेक्स्ट के ट्रांसफॉर्म की क्लासेस को देखेंगे। इसके अलावा हम सीखेंगे किस तरह से हम बूटस्ट्रैप की क्लासेस को यूज़ करके टेक्स्ट को कलर और बैकग्राउंड कलर दे सकते हैं, और बूटस्ट्रैप की क्लासेस को यूज़ करके एलिमेंट्स को मार्जिन और पैडिंग लगाना भी सीखेंगे। तो अगर आप भी मेरे तरह एक्साइटेड हैं तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दे और चलें शुरू करते हैं। जी, तो अभी मैं अपने पीसी की स्क्रीन पर आ चुका हूँ। सबसे पहले मेरे पास ओपन है readme.md के नाम से जो मैंने फ़ाइल बनाई हुई है वो। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है बूटस्ट्रैप की टाइपोग्राफी, कलर्स और यूटिलिटीज़ के बारे में। तो सबसे पहले ऊपर देखते हैं हेडिंग स्टाइल्स। बूटस्ट्रैप प्रोवाइड्स अ सेट ऑफ प्री डिफाइंड हेडिंग्स style that help maintain consistent typography across your web pages. These styles are based on HTML heading tags। के बूटस्ट्रैप हमें प्री डिफाइंड पहले से बनाई हुई हेडिंग्स देता है। हमें उन हेडिंग्स को हम क्लासेस की मदद से यूज़ कर सकते हैं जो कि कंसिस्टेंट रहेंगी हमारी। अगर हम उनमें कोई मतलब कि उनका कलर अगर चेंज करते हैं या उनमें कोई भी उसके टेक्स्ट को ट्रांसफॉर्म करके अपर केस करते हैं तो वो हमारी जो हेडिंग के जो फॉन्ट साइज़ है, फॉन्ट उसका बोल्डनेस है, वो एज इट इज़ रहेगी। तो और अगर हमारी स्क्रीन का साइज़ छोटा है या बड़ा है तो वो भी उससे इतना मतलब उसको इफ़ेक्ट नहीं करेंगे। तो आगे हमारे पास है बेसिक हेडिंग स्टाइल्स। तो बेसिक हेडिंग स्टाइल्स है जो वो हमारे पास इस तरह से है कि हम डिस्प्ले डैश वन नाम से हमारे पास एक क्लास होती है, हम इसको भी यूज़ कर सकते हैं। और डिस्प्ले डैश वन से लेके हमारे पास डिस्प्ले डैश सिक्स तक होती है। जिस तरह से हमारे पास 6 हेडिंग्स होती हैं HTML में, इसी तरह हमारे पास H1 की हेडिंग भी होती है, H1 की क्लास होती है। तो H1 से लेके H6 तक हमारे पास क्लास होती है। अगर हम H1 की क्लास को यूज़ करें तो वो एज इट इज़ काम करती है H1 टैग वाला। तो अगर हम डिस्प्ले वन की बात करें तो ये उससे थोड़ी सी बड़ी होती हैं और इनका फॉन्ट का जो बोल्डनेस होती है, वेट होता है, वो कम होता है एज़ कम्पेयर टू हेडिंग्स। तो इनकी एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पे ना कुछ एग्जांपल्स बनाई हुई हैं और इसको मैंने लाइव सर्वर में यहाँ पे ओपन किया हुआ है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं अपने इस सारे कोड को कमेंट करता हूँ ताकि आपको अच्छे से मैं समझा सकूँ इनका डिफरेंस कि कौन सी क्लासेस क्या काम कर रही हैं। तो ये जो हमारा लेक्चर है इसमें हमारी बहुत सारे जो काम था वो छोटा हो रहा है। CSS का हमारी जो एफर्ट थी वो कम हो रही है। वो किस तरह से कम हो रही है? वो इस तरह से कम हो रही है कि हमें इसमें प्री डिफाइंड जो है क्लासेस मिल गई हैं जिनको जस्ट हमने अपने कोड में पेस्ट करना है अपने एलिमेंट के अंदर, और हमारे वो चीज़ चलने लग पड़ेगी विदाउट एनी इशू। तो अब सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये देखें, ये मेरे पास एक ये है। मैं इसकी ना क्लास को यहाँ से ख़त्म करता हूँ, या मैं इस तरह कर लेता हूँ, इस तरह इसको कर लेते हैं और इसको ख़त्म कर देते हैं। तो ये देखें, ये मेरे पास एक टेक्स्ट आ चुका है। अब सबसे पहले जिस चीज़ के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ वो बताना चाहता हूँ कंटेनर के बारे में। बूटस्ट्रैप में हमारे पास दो क्लासेस होती हैं, एक होती है कंटेनर, एक होती है कंटेनर फ्लूड। तो इनका क्या काम होता है मैं अभी आपको बताता हूँ इनका क्या काम होता है। ये देखिए, ये मेरे पास यहाँ पे क्लास लगी हुई है कंटेनर। मैं इसको बंद करने के लिए इस तरह इसमें स्पेस देता हूँ। तो ये देखिए, ये अभी मेरी जो हेडिंग है, ये जो मेरा टेक्स्ट आ रहा है, ये टेक्स्ट अभी देखिए कहाँ से शुरू हो रहा है। मैं ना इसको एक बैकग्राउंड कलर लगाता हूँ, बैकग्राउंड कलर और एक्वा लगा लेते हैं। तो ये देखिए अभी मेरा टेक्स्ट यहाँ से शुरू हो रहा है, इसके पास पूरी विड्थ है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे जो मेरा ये टेक्स्ट है, ये जो मेरे जितने भी एलिमेंट्स हों इस डिव के अंदर, जितने भी एलिमेंट्स हो या मेरे पेज पे जितने भी एलिमेंट्स आए, लेफ़्ट साइड से उनका थोड़ा सा गैप हो। तो उस गैप के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मैं एक क्लास दे के या आईडी का यूज़ करके एक एलिमेंट को, तो उसको मैं ना विड्थ उसकी कम करके तो उसको सेंटर में ला सकता हूँ, जिससे उसके दरमियान में जितना कंटेंट होगा वो सेंटर में रहेगा। या फिर मैं इस तरह कर सकता हूँ, उसको लेफ़्ट साइड से मार्जिन दे सकता हूँ जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, रिस्पॉन्सिवनेस में भी इशू करेगा। तो इसके लिए हमारे पास एक प्री बिल्ट क्लास है, इसमें जो है कंटेनर।
तो यहाँ पे मैंने कंटेनर की क्लास दी है, तो ये देखिए ये लेफ़्ट और राइट साइड से मेरे पास स्पेस आ रही है। स्पेस आ रही है, मैं आपको दिखाता हूँ, इसमें कुछ मार्जिन होता है, कुछ इसमें पैडिंग होती है। तो ये मैं यहाँ से जाके ये देखें, मैंने हाँ इसके ऊपर हावर किया है कंटेनर के ऊपर, तो ये देखें ये यहाँ पे कंटेनर की ये एक क्लास आ रही है। मैं इस वीडियो को दूसरी साइड पे करता हूँ, तो ये देखें यहाँ पे कंटेनर की क्लास आ रही है मेरे पास। कंटेनर डॉट एस सी एस एस करके हमारी फ़ाइल है जो कि लिंक हुई हुई है, और उसमें से ये हमारा स्टाइल चल रहा है। तो ये फ़ाइल कहाँ से लिंक हुई हुई है? ये जो हमने सी एस एस अपने इंपोर्ट की हुई है अपने इस प्रोजेक्ट के अंदर, ये वहाँ से ये स्टाइल आ रहा है। तो उसमें ये हमारा स्टाइल लगा हुआ है कि जब हमारी कम से कम विड्थ होनी चाहिए 1200 पिक्सल या उससे बड़ी, तो तब हमारे जो मैक्सिमम विड्थ हो हमारे वेब पे इस पर्टिकुलर एलिमेंट की, वो हो 1140 पिक्सल। तो इसको ये 1140 पिक्सल की इसकी विड्थ लगी हुई है। मैं आपको यहाँ से कंप्यूटर पे जाकर दिखाता हूँ, ये देखें 1116 की इसकी विड्थ लगी हुई है। तो क्योंकि इसका बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स है, तो इस वजह से ये इसका जो पैडिंग है और मार्जिन है इसके अंदर ही ऐड हो रहा है। तो इसके अलावा जो है इसमें जो बाकी स्पेस है उसमें ये थोड़ा सा हमारा पैडिंग आ रही है। सबसे पहले जहाँ पे ये ख़त्म हो रहा है, ये देखिएगा ज़रा, यहाँ पे ये देखें, ये थोड़ी सी इसके बाद पैडिंग आ रही है और उसके बाद सारा मार्जिन आ रहा है। तो अब जो भी हम इसके अंदर एलिमेंट लिखेंगे वो अपनी जो जगह लेगा वो इसके बाद ही लेगा। मतलब कि ये जितनी जगह ये इसने छोड़ी है वो इतनी छोड़ देगा, हमारे जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो इतनी जगह छोड़ के आएंगे। अब दूसरे नंबर पर हमारे पास एक होता है, वो होता है कंटेनर फ्लूड। वो क्यों होता है कि अगर मैं चाहता हूँ, अच्छा इसका एक बेनिफिट भी है, मैं आपको बेनिफिट दिखाता हूँ। ये देखें, मैं इसको रिस्पॉन्सिव पे करता हूँ, ये देखें मैं इसको कम करता जा रहा हूँ, तो ये देखें ये कम होता जा रहा है। तो ये अपने इसने यहाँ जाके यहाँ की जो सेपरेट साइड पे स्पेस थी कितनी कम कर दी है, यहाँ तक इसने स्पेस ज़्यादा रखी है। यहाँ पे इसको पता चल गया ये हमारी स्क्रीन स्मॉल हो चुकी है, तो इसने बड़े अच्छे से इसको एडजस्ट कर लिया है। तो एक हमारे पास और भी होता है कंटेनर, वो होता है कंटेनर फ्लूड। तो वो किस लिए होता है मैं आपको दिखाता हूँ। इस तरह से करके हम उसको लिखेंगे डॉट कंटेनर डैश फ्लूड। मैं एंटर करूँगा तो ये हमारा कंटेनर फ्लूड आ गया है। इसके अंदर मैं H1 बनाऊँगा और इसके अंदर मैं लिखूँगा दिस इज़ है कंटेनर फ्लूड। तो अब इसके अंदर मैं लगाऊंगा एक स्टाइल, बैकग्राउंड कलर मैं लगाता हूँ ब्लू। तो ये देखिए ये है हमारा कंटेनर फ्लूड। अब ये आप देख रहे हैं इसके साइड पे कितनी थोड़ी स्पेस है। तो अगर मैं इसको भी इंस्पेक्ट करूँ तो ये सेम उसी तरह हमें दिखाएगा जैसे हमारा कंटेनर काम करता है। ये मैंने इसके ऊपर हावर किया तो ये देखिए बिल्कुल इसके साइड पे थोड़ी सी पैडिंग आ रही है, और ये भी इसी तरह रिस्पॉन्सिव है। मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ, ये देखिए ये भी उसी तरह रिस्पॉन्सिव है बिल्कुल। और अगर मैं अपनी स्क्रीन को जूम आउट भी करूं तो ये देखिए अब इनके अंदर एक डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है कि कंटेनर फ्लूड जो है वो स्क्रीन के वहीं पे वो एक आप ऐसे कह सकते हैं कि परसेंटेज की तरह काम कर रहा है, जैसे हमने उसको विड्थ दी हो ऑलमोस्ट 98-99%। लेकिन ये जो हमारा ये जो कंटेनर है वो हमारा हमने उसको पिक्सल में विड्थ दी हुई है जो 1140 पिक्सल है। तो ये उस पिक्सल की विड्थ से बाहर नहीं जाएगा, लेकिन ये जो है ये परसेंटेज की तरह काम करता है हमारा कंटेनर फ्लूड। ये देखिए मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, ये कंटेनर फ्लूड है और ये देखिए विड्थ इसकी 100% है। पैडिंग राइट से इसको 0.75 REM है और पैडिंग लेफ़्ट से भी 0.7 REM 75 REM है। तो इसको थोड़ी सी पैडिंग है जस्ट राइट और लेफ़्ट से एक्स एक्सिस से, जिसकी वजह से ये विड्थ अपनी पूरी लेता जाएगा जितना भी हम स्क्रीन को जूम आउट करेंगे। तो ये एक मेन डिफरेंस होता है इन दोनों के दरमियान। तो अब हम आ जाते हैं, इसको हम बंद करते हैं और हम आते हैं अपने मेन इसकी तरफ, डिस्प्ले की तरफ। तो डिस्प्ले हमारे लिए कैसे काम करता है तो ये देखिए ज़रा। अब हमारे पास सेम एलिमेंट है, मैं इसका बैकग्राउंड कलर ख़त्म कर देता हूँ और ये आप देखिए ज़रा। तो इसको भी मैं ख़त्म कर देता हूँ, ये अभी हमारे काम के नहीं हैं। तो ये देखिए अब ये भी हेडिंग है H1 में, ये भी हेडिंग है H1 में, लेकिन इसको मैंने दिया है दूसरे को डिस्प्ले 2। तो इसमें क्या चेंजिंग्स हुई हैं? पहले नंबर पे तो इसका साइज़ बड़ा हो गया है आम साइज़ से, जो इसका पहले साइज़ था नॉर्मल बाय डिफ़ॉल्ट साइज़ था हेडिंग का। उसके अलावा ये ब्रीक सा हो गया है, मतलब कि इसका फॉन्ट वेट कम हो गया है।
अगर मैं यहाँ पे डिस्प्ले 1 करूँगा तो ये सबसे बड़ा जो साइज़ हमारे पास डिस्प्ले -1 में आता है इसमें वो आ जाएगा। अब ये ज़रूरी नहीं है कि ये H1 पे ही चलेगा, मैं यहाँ पे P भी काट दूँ तो तब भी ये बिल्कुल एग्जैक्ट सेम चलेगा। ये देखिए मैंने P काट दिया, एग्जैक्ट चल रहा है। मैंने यहाँ पे स्पैन कर दिया तो तब भी ये एग्जैक्ट चलता रहेगा। तो इस तरह से करके हम डिस्प्ले का यूज़ करते हैं। ये देखिए मैं आपको यहाँ से भी दिखाता हूँ इंस्पेक्ट करके भी, तो देखिए ये स्पैन टैग में है लेकिन फिर भी एग्जैक्ट चल रहा है। लेकिन अगर मैं इसकी क्लास को रिमूव करूँगा, ये देखिए मैंने इसके अंदर स्पेस की है, एंटर प्रेस किया तो ये देखें ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ चुका है। तो ये अभी मैंने रिफ़्रेश किया तो दोबारा से हमारी क्लास वर्क कर रही है। तो इसी तरह हमारे पास यहाँ पे मल्टीपल क्लासेस होती हैं, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ। इसको मैं डिस्प्ले 2 करता हूँ, ये इसको मैं 3, इसको मैं 4, इसको मैं 5 और इसको मैं 6 करता हूँ। तो जैसे हमारे पास हेडिंग होती है H1 से लेकर H6 तक, इस तरह हमारे पास डिस्प्ले होते हैं बूटस्ट्रैप में डिस्प्ले -1 से लेकर डिस्प्ले -6 तक। तो ये देखिए ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये एक मिनट यहाँ पे कोई अच्छा, क्योंकि ये स्पैन टैग है तो इस वजह से ये एज अ इनलाइन काम कर रहा है। मैं इसको स्पैन की जगह ना P कर देता हूँ ताकि ये इनलाइन की तरह काम ना करे। और ये देखिए ये भी आ रहा है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। तो इस तरह से हम इसमें डिस्प्ले डैश का यूज़ करके तो इसको साइज़ को बड़ा छोटा कर सकते हैं। अब इसके बाद हमारे पास होता है एक हेडिंग प्रॉपर्टीज़। तो हेडिंग प्रॉपर्टीज़ किस तरह से काम करती है उसकी एग्जांपल ये है मेरे पास। तो ये देखें ये तो अच्छा, मैं ना इसको अभी कमेंट करता हूँ ताकि हम नीचे वाले को यूज़ कर सके। बाद में आपको सारा कोड मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है गिटहब की रेपो का, और वहाँ पे आपको ये सारा कोड मिल जाएगा। तो ये देखें ये यहाँ पे मैंने लिखा है हेडिंग स्टाइल्स। अभी आप इसको ना छोड़ दें, ये टेक्स्ट कैंड्री क्या है और इसका कलर कैसे चेंज हो रहा है, अभी हम आने वाले आगे देखेंगे इसको। तो यहाँ मैं इसको ना रिमूव कर दूँ ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे आपको। तो ये भी देखिए ये क्या है, ये है H1, ये है H2, ये है H3, 4, 5, 6 और इनके अंदर क्लासेस भी सेम हैं। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से H1 की जगह ना यहाँ पे सब में मैं कर देता हूँ P, क्योंकि ये पहले ही वही हेडिंग्स हैं जो मैं इनको चेंज कर रहा हूँ यहाँ पे क्लासेस की मदद से। तो मैं यहाँ पे P कर देता हूँ सब में ताकि ये आपको अच्छे से समझ आए। तो ये भी सेम इसी तरह काम करेगा। इसमें हमने देनी होती है क्लासेस H1 से लेके H6 तक, जो कि हमारी हेडिंग की तरह काम करेगी। अब ये अगर आप देखें ये P टैग है, ये हेडिंग टैग तो नहीं है। P टैग कैसे शो होता है मैं अभी आपको दिखाता हूँ कैसे शो होता है। ये ऐसे शो होता है, ये देखिए ये हमारा P टैग है, लेकिन इसमें मैंने क्लास दी हुई है H1, इसमें H2, इसमें H3। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से इंस्पेक्ट करके। तो ये देखें ये इसमें क्लास है मेरी H1। तो H1 क्या कर रही है, ये देखें यहाँ पे लगी हुई है डॉट H1, मतलब कि H1 की क्लास में जो फॉन्ट साइज़ है वो आ रहा है 1.375 REM प्लस 1.5 VW। तो ये कहाँ से आ रहा है ये साइज़ आ रहा है RFS.SCSS। तो ये फ़ाइल कहाँ से आ रही है, ये फ़ाइल आ रही है हमारी बूटस्ट्रैप से, जो हमने बूटस्ट्रैप लिंक की हुई है। ये बूटस्ट्रैप की फ़ाइल्स हैं, तो हमें इनमें जाने की इतनी ज़रूरत नहीं है। हमने सिर्फ इन चीज़ों को सीखना है कि किस तरह से हम बूटस्ट्रैप की क्लासेस को यूज़ करके अपने वेब पेजेस को अच्छे से स्टाइल कर सकते हैं। तो ये देखिए अब इसके बाद यहाँ पे H2 है, तो ये हेडिंग 2 की तरह आ रही है एग्जैक्ट। यहाँ पे मैं इसको ना H1 करता हूँ ताकि ये आपको एग्जैक्ट इसमें पता चले। तो ये देखें ये इसका ओरिजिनल H1 टैग यूज़ हुआ हुआ है और इसमें P टैग यूज़ हुआ हुआ है, लेकिन यहाँ पे मैंने H1 की क्लास दी हुई है। इसमें P टैग अगर मैं यहाँ पे भी जाके H1 की क्लास दूंगा तो ये देखिए इसका भी साइज़ इसके बराबर हो चुका है। तो इस तरह से करके हम हेडिंग की जो क्लासेस हैं उनको यूज़ करके अपने वेब पेजेस को स्टाइल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे वापस आता हूँ, ये डिस्प्ले को हमने सीख लिया किस तरह से करना है। ये H1 की जो हेडिंग्स थी इनको भी हमने सीख लिया किस तरह से यूज़ करना है। आगे आ रहा है कस्टमाइज हेडिंग्स। तो हम हेडिंग्स को कैसे कस्टमाइज़ कर सकते हैं। यू कैन कस्टमाइज द हेडिंग स्टाइल यूजिंग बूटस्ट्रैप यूटिलिटी क्लासेस। अब ये यूटिलिटी क्लासेस क्या हैं, फॉर एग्जांपल यू कैन चेंज द टेक्स्ट कलर, अलाइनमेंट एंड मच मोर। तो क्या क्या आप चेंज कर सकते हैं, जस्ट हेडिंग को नहीं, आप किसी भी टेक्स्ट को पी को
आपके पास स्पैन टैग है, आपके पास EM टैग है, आपके पास div टैग है, आपके पास कोई भी और टैग है। आप किसी भी टैग को चेंज कर सकते हैं, उसके कलर को, उसके जो अलाइनमेंट है उसको आप चेंज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं वो अभी हम यहाँ पे देखते हैं। तो ये हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं, लेकिन हम आएंगे यहाँ पे क्योंकि मैंने इसको सारा डिटेल में किया हुआ है। तो इसको मैं यहाँ से ओपन कर लेता हूँ, अनकमेंट करता हूँ और नीचे वाले 3 को अगेन कमेंट कर देता हूँ क्योंकि वो एक थोड़ा सा सेपरेट चीज़ है। तो इसमें हम चेक करेंगे अलाइनमेंट। अलाइनमेंट क्या होती है कि कौन सी चीज़ लेफ़्ट पे आएगी, राइट पे आएगी या सेंटर में आएगी। तो ये आ रहा है लेफ़्ट अलाइन टेक्स्ट। जब इनमें ना कुछ क्लासेस यूज़ हुई हुई हैं, मैं आपको अभी बताता हूँ। तो ये अभी आप देखिए, ये तीनों टैक्स एक रो में एक जी एक कॉलम में आ रहे हैं। तो हाँ बिल्कुल, ये एक कॉलम में आ रहे हैं। तो अब क्या है, मैंने इसको रखना है लेफ़्ट पे, इसको लेके जाना है दरमियान वाले को सेंटर पे, तीसरे को राइट पे। तो मेरे पास यहाँ पे ना इनके लिए क्लासेस हैं। कुछ क्लासेस क्या हैं, वो है टैक्स स्टार्ट। तो टेक्स्ट स्टार्ट की जब मैं क्लास दूंगा तो वो हमारे टेक्स्ट को लेफ़्ट पे ले जाए, क्योंकि ये ऑलरेडी लेफ़्ट साइड पे थे तो इसलिए ये हमें इसमें फ़र्क शो नहीं हुआ। मैं यहाँ से आपको दिखाता हूँ। ये टेक्स्ट स्टार्ट पे जब मैंने क्लिक किया तो ये देखे टेक्स्ट लाइन लेफ़्ट लग गया है और इसको इम्पॉर्टेंट भी लगा है। तो ये बात आपने याद रखनी है, जब हम इन क्लासेस को यूज़ करेंगे तो इनमें बाय डिफ़ॉल्ट इम्पॉर्टेंट लगेगा। लेकिन अगर आप इन क्लासेस को रिप्लेस करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं अपने CSS के स्टाइल में जाके, लेकिन वहाँ भी आपको इम्पोर्टेंट का यूज़ करना पड़ेगा। फिर जाके आपके ये स्टाइल्स बंद होंगे, क्योंकि ये इनलाइन स्टाइल्स हैं। ये आपके इनलाइन स्टाइल की तरह काम करेंगे तो इनको आप इजीली रिमूव नहीं कर सकते। तो इसके अलावा मैं ना आपको इस तरह से दिखाता हूँ। मैं इसको 1 मिनट ख़त्म करता हूँ। यहाँ पे आके ना मैं P टैग को देता हूँ टेक्स्ट लाइन सेंटर। तो ये तो आपने पढ़ा हुआ है, ये सारे हमारे सेंटर में आ चुके हैं। लेकिन यहाँ पे आकर मैं यूज़ करता हूँ टेक्स्ट स्टार्ट। ये मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको पता चले ये काम कर भी रहा है या नहीं कर रहा। तो ये देखिए, ये हमारा लेफ़्ट लाइन टेक्स्ट लेफ़्ट पे आ चुका है। अब इसके अलावा मैं इसमें जाऊँगा तो इसमें मैं इसको लेके जाना तो राइट साइड पे, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा टेक्स्ट एंड। तो यहाँ पे हमने लिखना है टेक्स्ट स्टार्ट, स्टार्ट पे लाने के लिए, टेक्स्ट एंड, एंड पे लाने के लिए, यहाँ राइट पे लेके जाने के लिए। तो ये देखिए, ये मेरा राइट पे चला गया, ये क्योंकि ऑलरेडी सेंटर हुआ हुआ है। तो मैं अगर इसको ख़त्म करूँ और अब ये देखें ये वापस आ चुका है, तो मैं यहाँ पे आके इसके अंदर यूज़ करूँगा टेक्स्ट डैश सेंटर। तो इससे ये हमारा जो टेक्स्ट होगा ये सेंटर में चला जाएगा। तो अब इसके बाद आगे हम चलते हैं। उम्मीद है आपको इसकी समझ आ चुकी होगी। तो ये है हमारा टेक्स्ट अलाइनमेंट एंड ट्रांसफॉर्म। तो ये हमने देख लिया है टेक्स्ट अलाइनमेंट। अब इसके बाद हमारे पास टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन। तो टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन की हमारे पास प्रॉपर्टी होती है जिसको हम यूज़ करके अपने टेक्स्ट के जो हमारे टेक्स्ट होता है हम उसको अपर केस में कन्वर्ट कर सकते हैं, लोअर केस में कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर कैपिटलाइज कर सकते हैं। तो उसी तरह हमारे पास कुछ क्लासेस हैं ये करने के लिए बूटस्ट्रैप में, जो कि हमारे काम को मज़ीद आसान बना देती हैं। तो वो कैसे हम यूज़ करते हैं, वो है ये हमारे पास क्लासेस। तो ये देखें, ये हमारे पास जो टैक्स है, ये इसका जस्ट फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल है U। उसके अलावा सारे जितने भी इस टैक्स के अंदर लेटर्स हैं वो सारे स्मॉल हैं, लेकिन यहाँ पे ये कैपिटल आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैंने दिए हुए हैं क्लास दी हुई है टैक्स अपर केस। तो उसके अलावा यहाँ पे मैंने दी हुई है टैक्स लोअर केस, जिससे हमारे सारे लेटर लोअर केस में कन्वर्ट हो जाएंगे। यहाँ पे मैंने दी हुई है टैक्स कैपिटलाइज, तो जो कि हमारे टैक्स को कैपिटलाइज फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। तो उम्मीद है आपको इसकी समझ आ चुकी होगी, ये भी बहुत इजी है। तो अब इसके बाद हमारे पास आगे इसके नेक्स्ट क्या है वो है, हम देख लेते हैं यहाँ से। तो वो है टेक्स्ट और बैकग्राउंड कलर्स के। बूटस्ट्रैप ऑफर द वैरायटी ऑफ क्लासेस टू चेंज द टेक्स्ट एंड बैकग्राउंड कलर्स ऑफ एलिमेंट। क्या बूटस्ट्रैप हमें बहुत सारे क्लासेस देता है जिनसे हम अपने टेक्स्ट के कलर को और बैकग्राउंड कलर को चेंज कर सकते हैं। टेक्स्ट कलर क्या है? यूज़ क्लासेस लाइक टेक्स्ट डैश प्राइमरी, टेक्स्ट डैश सेकेंडरी, टेक्स्ट डैश सक्सेस, टेक्स्ट डैश डेंजर, टेक्स्ट डैश वार्निंग और टेक्स्ट डैश इन्फो, टेक्स्ट डैश लाइट, टेक्स्ट डैश डार्क, टेक्स्ट डैश म्यूटेड। तो ये सारे हमारे पास जो टेक्स्ट के कलर को चेंज करने के लिए क्लासेस हैं। अच्छा, इनके पीछे ना डॉट डॉट भी लगा हुआ है, वो इसलिए लगाया हुआ है ताकि आपको पता चले ये क्लासेस हैं। तो आपने ये डॉट को नहीं लिखना, क्लास आपको पता है जैसे हमने यूज़ करनी होती है इस तरह से सिंपली। तो इसको हम कैसे यूज़ करेंगे, हम यहाँ पे आके देख लेते हैं कैसे यूज़ करेंगे। तो ये अभी मेरे पास ना कुछ हेडिंग्स हैं।
अब इन हेडिंग्स में मैंने कलर लगाए हुए हैं टेक्स्ट, डेंजर, प्राइमरी, सेकेंडरी, सक्सेस, वार्निंग, इनफो, लाइट, डार्क, म्यूटेड। तो ये अभी हमारा कुछ इस तरह से डिस्प्ले हो रहा है। अच्छा, आपके लिए ना मैं एक और कन्फ्यूजन भी होगी आपको, मैं वो भी क्लियर कर देता हूँ अभी। आप सोच रहे होंगे ये आपने लेनी कहाँ से है क्लासेस के, आपको ये इतनी ज़्यादा याद तो नहीं रहेंगी, ऑब्वियसली नहीं याद रहेंगी। तो उसके लिए आपने सिंपली यहाँ पे आके बूटस्ट्रैप 5 कलर्स को सर्च करना है। तो या फिर यहाँ पे अपना टेक्स्ट कलर कर लीजिएगा। तो ये कलर्स बूटस्ट्रैप 5 आ चुका है और ये आपके पास यहाँ पे कलर्स आ रहे हैं। तो यहाँ पे इस तरह भी कर सकते हैं कि बूटस्ट्रैप की वेबसाइट पे आके यहाँ पे यूटिलिटीज़ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये एक आपके पास कलर्स आ रहा है साइड पे, तो यहाँ से भी आप इसको ओपन कर सकते हैं। तो ये देखिए ये कलर्स के नेम आ रहे हैं, टेक्स्ट प्राइमरी, टेक्स्ट सेकेंडरी, ये सारे नेम आ रहे हैं और यहाँ पे ये लगा हुआ है। तो इस तरह से करके आप इसको अपनी यहाँ पे कोड में यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने सिंपली लिखा है टेक्स्ट डेंजर, तो डेंजर इसमें रिप्रेजेंट करता है रेड कलर को। तो ये हमारे पास ये डेंजर टेक्स्ट जो है ये इसके अंदर लिखा हुआ है डेंजर टेक्स्ट, तो ये रेड में आ रहा है। इसके बाद हमारे पास है टेक्स्ट प्राइमरी। तो टेक्स्ट प्राइमरी आप यहाँ से देख सकते हैं, ये है हमारा टेक्स्ट प्राइमरी जो कि एक ब्लू टाइप से कलर में आ रहा है। तो ये यहाँ पे वो कलर लग चुका है हमारे टेक्स्ट को। तो इस तरह से हमारे पास टेक्स्ट सेकेंडरी और ये बाकी सारे कलर आप यहाँ से देख सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कितना इजी है किसी भी एलिमेंट को कलर चेंज करना। लाइक मैं आपको यहाँ पे एक दफ़ा करके भी दिखाता हूँ, दिस इज़ अ पी टैग। तो ये देखिए यहाँ पे आएगा दिस इज़ अ पी टैग, और अब मैं इसका कलर चेंज करता हूँ। तो कलर चेंज करने के मैं सिंपली यहाँ जाऊँगा, क्लास का यूज़ करूँगा, टेक्स्ट डैश डेंजर का यूज़ करूँगा और मैं इसको रेड कलर दूँगा। तो देखिए इसको रेड कलर लग चुका है। तो इतना इजीली आप इसको चेंज कर सकते हैं। तो अब इसको मैं सारे को म्यूट करूँगा, कमेंट करूँगा और अब इसके आगे चलते हैं। उम्मीद है आपको इसकी समझ आ चुकी है। तो अब इसके आगे हमारे पास है बैकग्राउंड कलर। तो बैकग्राउंड कलर हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। बैकग्राउंड कलर भी बिल्कुल सेम है जैसे हम कलर्स को यूज़ करते हैं, नेम उनके भी बिल्कुल सेम है, लेकिन इसमें हमने यूज़ करना था टेक्स्ट डैश स्टार्टिंग पे, इसमें हमने यूज़ करना है बैकग्राउंड डैश। तो ये देखिए यहाँ पे मैं आ जाता हूँ और यहाँ पे आके मैं यहाँ से हम सर्च भी कर सकते हैं बैकग्राउंड के कलर्स को। तो हमारे पास यहाँ पे हमें कलर्स मिल जाने चाहिए वैसे तो, या हम यहाँ पे इस तरह सर्च कर लेते हैं बूटस्ट्रैप 5 बैकग्राउंड कलर्स। तो ये हमारे पास बैकग्राउंड बूटस्ट्रैप वर्जन 5 के कलर्स आ चुके हैं। ये देखिए ये इनके अंदर क्लासेस हैं। तो सेम उसी तरह जस्ट स्टार्टिंग पे इसके BG मतलब बैकग्राउंड है, उसमें टेक्स्ट था। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बैकग्राउंड प्राइमरी, तो उसमें एक जो हमारा प्राइमरी का बैकग्राउंड जो कलर है वो लग जाएगा बैकग्राउंड में। इसी तरह बैकग्राउंड में सेकेंडरी, बैकग्राउंड सक्सेस, और इनके टेक्स्ट के कलर भी आप देख रहे हैं चेंज है। वो क्यों चेंज है, क्योंकि यहाँ पे मैंने टेक्स्ट वाइट की क्लासेस भी दी हुई हैं। अब यहाँ पे कुछ P-3 मतलब P-3 की क्लासेस भी हैं, तो इनको आप इग्नोर करें, ये अभी आपके यूज़ की नहीं है। या मैं इसको ना यहाँ से रिमूव कर देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना रहे। तो ये अभी कुछ इस तरह से आ रहा है। अब उम्मीद है आपको समझ आ चुकी होगी कि ये क्लासेस क्या काम कर रही थी। तो अगर आप समझ रहे हैं हाइट दे रही थी तो ठीक है, अभी के लिए ठीक है, हाइट दे रही थी। अभी आपको पता चल जाएगा ये क्लासेस क्या काम कर रही थी। तो ये देखिए बैकग्राउंड प्राइमरी इस तरह से करके, अब यहाँ पे मैं एक और हेडिंग बनाता हूँ H2। इसके अंदर मैं लिखता हूँ दिस इज़ हेडिंग टैग। तो ये आगे दिस इज़ हेडिंग टैग। अब इसको मैंने बैकग्राउंड देना है तो मैं सिंपली यहाँ पे लिखूँगा बैकग्राउंड डैश, और मैं इसको सेकेंडरी बैकग्राउंड देता हूँ। यहाँ मैं ग्रीन देता हूँ तो उसके लिए मैं बैकग्राउंड डैश सक्सेस लिखूँगा। तो ये देखिए इसको बैकग्राउंड लग चुका है। तो इतना सिंपल सा है किसी भी एलिमेंट को बैकग्राउंड कलर लगाना। आप किसी हेडिंग को, किसी भी डिव को, किसी भी पी को, किसी भी चीज़ को लगा सकते हैं। इसके बाद हमारे पास यूटिलिटी क्लासेस फॉर स्पेसिंग डिस्प्ले। तो यहाँ पे आएगा एंड डिस्प्ले। तो बूटस्ट्रैप प्रोवाइड अ रेंज ऑफ यूटिलिटी क्लासेस टू कंट्रोल स्पेसिंग डिस्प्ले प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स। स्पेसिंग एंड डिस्प्ले प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट। तो स्पेसिंग की यूटिलिटीज़ जो है हमारे पास जो क्लासेस है वो क्या होती हैं, वो होती हैं M-0। स्पेस क्या होती है, स्पेस होती है मार्जिन, और जो इनसाइड हमारी स्पेस ऐड होती है किसी भी एलिमेंट के वो होती है पैडिंग। तो स्पेस को अभी हम यहाँ पे मार्जिन हम कहाँ से शुरू करते हैं, M से शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास है M-0 विच रिप्रेजेंट दैट मार्जिन इज इक्वल टू 0। तो हम M-0 क्लास का जब यूज़ करेंगे किसी भी एलिमेंट के अंदर, तो उसका मार्जिन जहाँ जहाँ भी लगा होगा, चाहे वो टॉप पे है, राइट पे है, लेफ़्ट पे है, बॉटम पे है, वो ज़ीरो हो जाएगा। अगर हम MT-1 का यूज़ करेंगे तो ये है MT मीन्स के मार्जिन टॉप। ये शॉर्ट फॉर्म्स हैं बेसिकली।
तो एम टी मीन्स मार्जिन टॉप, तो डैश वन का मतलब है कि मार्जिन टॉप वन। तो ये वन का कितना होता है इसको हम आप बूटस्ट्रैप की वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं। लेकिन अगर हम ये होते हैं हमारे पास वन से लेके फाइव तक, ठीक है, ये मैंने यहाँ पे डिटेल में लिखे हुए हैं एम डैश वन एम टी, यहाँ पे एम डैश फोर एम डैश फाइव, तो ये हमारे पास फाइव तक होते हैं मैक्सिमम। तो फाइव अगर हम एम डैश फाइव दे तो वो रिप्रेजेंट करता है थ्री आर ई एम, मीन्स के हम एम डैश फाइव देंगे तो वो होगा मार्जिन तीन आर ई एम। और जो स्टैंडर्ड साइज़ आता है आर ई एम का वो होता है 16 पिक्सल। तो 16 × 3 हमारा जो एम डैश फाइव होता है वो मार्जिन की वैल्यू आपको वहाँ से मिल जाएगी। फिर आप उसको डिवाइड करके पाँच पे तो आप चेक कर सकते हैं कि वहाँ एम डैश वन कितना होता है। तो इसके अलावा जो है हमारे पास यहाँ पे अगर हम एम डैश थ्री का यूज़ करते हैं या पी डैश थ्री का यूज़ करते हैं, जब हम डैश थ्री का यूज़ करेंगे तो वो रिप्रेजेंट करता है वन आर ई एम को, विच इज़ इक्वल टू 16 पिक्सल बाय डिफ़ॉल्ट। लेकिन अगर आपने एच टी एम एल का फॉन्ट साइज़ 10 पिक्सल किया हुआ है तो वो 10 पिक्सल की इक्वल होगा आपका एम डैश थ्री। तो अब यहाँ पे हमारे पास काफ़ी सारी क्लासेस हैं एम डैश वन में, आपको ना यहाँ पे थोड़ा सा इसका ओवरव्यू देता हूँ। लाइक वी हैव मार्जिन एंड पैडिंग 1 to 5, लाइक M1 M2 M5, मीन्स कि हमारे पास मार्जिन और पैडिंग होते हैं 1 से 5 तक। इनको हम लिखते कैसे हैं, हम लिखते हैं एम डैश वन विच इज़ इक्वल टू मार्जिन ऑन ईच साइड। ये देखें यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है प्रोवाइड मार्जिन ऑन ईच साइड। हम जब सिर्फ m का यूज़ करेंगे तो उसका मतलब होगा मार्जिन ऑन ईच साइड। हम m डैश वन लिखे मतलब के चारों साइड पे वन का मार्जिन, हम m डैश टू लिखे मतलब के चारों साइड पे टू का मार्जिन, m डैश थ्री लिखे मतलब के चारों साइड पे थ्री का मार्जिन। उसके बाद जो हमारे पास होती है क्लास वो होती है m डैश वन, एम टी डैश वन। तो एम टी मीन्स मार्जिन टॉप। तो मार्जिन टॉप हम जब डैश वन करेंगे तो इसका मतलब है मार्जिन ऑन टॉप ओनली, ठीक है। एम टी डैश टू मतलब के मार्जिन टॉप से टू, एम टी डैश फाइव मार्जिन टॉप से फाइव। इसी तरह एम बी है, एम बी मीन्स मार्जिन बॉटम, तो मार्जिन बॉटम से वन, एम बी डैश टू मार्जिन बॉटम से टू, एम बी डैश फोर मार्जिन बॉटम से फोर। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे मैंने इसके सामने लिखा भी है प्रोवाइड मार्जिन ऑन बॉटम ओनली। तो इसके बाद हमारे पास एम एस डैश वन, एम एस मीन्स के मार्जिन स्टार्ट, ये यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोवाइड मार्जिन ऑन स्टार्ट और लेफ़्ट ओनली, के मार्जिन स्टार्ट से दो, मार्जिन स्टार्ट से तीन, मार्जिन स्टार्ट से चार। इसके बाद हमारे पास एम ई डैश वन, एम ई मीन्स के मार्जिन एंड मतलब के मार्जिन राइट साइड से वन, मार्जिन एंड से टू, मार्जिन एंड से थ्री। इसके बाद हमारे पास एम एक्स और एम वाई, तो एम एक्स का मीन्स है एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस मीन्स के लेफ़्ट और राइट से। तो एम एक्स डैश वन मीन्स के एम मार्जिन एक्स एक्सिस से वन। तो इसी तरह एम एक्स डैश फाइव मार्जिन एक्स एक्सिस से फाइव। इसी तरह मार्जिन वाई मीन्स के टॉप बॉटम वाई एक्सिस से मार्जिन वन से लेके मार्जिन फाइव तक हम इस तरह से लिखते हैं एम वाई डैश फाइव। इसके बाद सेम हमारे पास पैडिंग में भी होता है, तो पी डैश वन मीन्स इक्वल टू प्रोवाइड पैडिंग ऑन ईच साइड, जितनी भी हम देंगे 1 2 3 4 5। इसके अलावा पी टी मीन्स के पैडिंग टॉप, तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है पैडिंग ऑन टॉप ओनली, पी टी डैश 1 2 3 4 5 जितनी भी। उसके बाद हमारे पास होता है पी बी डैश वन मीन्स के पैडिंग बॉटम से वन, ये भी हमारे पास वन से लेके फाइव तक होती है। इसके बाद हमारे पास है पी एस डैश वन मीन्स के पैडिंग स्टार्ट से वन। तो पी एस भी हमारे पास वन से लेके फाइव तक होती है जो कि हमारी स्टार्ट या लेफ़्ट साइड पे लगती है किसी भी एलिमेंट के। इसके अलावा हमारे पास है पी ई डैश वन, तो ये भी हमारे पास पैडिंग एंड से मतलब कि राइट साइड से वन से लेके फाइव तक होती है। इसके बाद पी एक्स मतलब कि एक्स एक्सिस से पैडिंग, और पी वाई मीन्स के वाई एक्सिस से पैडिंग। तो उम्मीद है आपको इसकी समझ आ चुकी है। अब हम इसको यूज़ करके देखते हैं कि हम इसको यूज़ कैसे करते हैं। तो यूज़ करने के लिए मैं यहाँ पे आ जाता हूँ और अपने एलिमेंट्स को यहाँ से अनकमेंट करता हूँ। तो अनकमेंट करने के बाद मैं इसको गेन कमेंट कर देता हूँ क्योंकि इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। तो ये अभी आप देखिए ये इस तरह से आ रहा है यूटिलिटी क्लास, क्योंकि मैंने इसको हेडिंग को टेक्स्ट डेंजर दिया हुआ है। ओके, इसके बाद हमारे पास है ये दो एलिमेंट्स। तो ये इन दो एलिमेंट्स में क्या हो रहा है, इसको बैकग्राउंड लगा हुआ है लाइट, इसको बैकग्राउंड लगा है सेकेंडरी, इसको लगा है टेक्स्ट वाइट। तो इधर तक तो आपको समझ आ रही है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं काम करता हूँ, मैं ना यहाँ पे ना एक, या उसको रहने देते हैं, मैं इनको रिमूव करता हूँ।
तो ये देखिए ये अभी अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ चुका है। मैं इसको भी रिमूव कर देता हूँ। तो ये अभी कुछ ऐसे दिखेंगे साथ जुड़े हुए, जो कि बिल्कुल एक्यूरेट है, इसी तरह आने चाहिए जितना हमारा कोड है उसके मुताबिक। अब यहाँ पे मैं चाहता हूँ इसका वाई एक्सिस से मार्जिन बने, मीन्स के ये जो हमारा एलिमेंट है मार्जिन एंड पैडिंग एग्जाम्पल वाला फर्स्ट, जिसका बैकग्राउंड लाइट है, मैं चाहता हूँ इसका ऊपर से भी और नीचे से मार्जिन आए। उसके लिए हमारे पास कौन सी क्लास है, हम यहाँ पे आते हैं, देखते हैं एम डैश वाई वन, मतलब कि जो वाई एक्सिस से टॉप और बॉटम से मार्जिन। तो यहाँ पे मैं यूज़ करता हूँ एम वाई डैश वन। तो ये हमें इसने मार्जिन दिया, हाँ हमने हाँ इसने हमें मार्जिन दे दिया है इतना, ऊपर से भी इसने हमें थोड़ा सा मार्जिन दिया है। अगर आप देखना चाहते हैं तो मैं आपको इस तरह से दिखा देता हूँ इसको करके। तो ये देखिए ज़रा, ये देखिए ये एम डैश वन की वजह से इसको मार्जिन लगा हुआ है। ये देखिए मार्जिन टॉप 0.25 आर एम, मार्जिन बॉटम 0.25 आर एम। अगर मैं एम डैश वन के अंदर स्पेस डाल के इस क्लास को ख़त्म करूँ तो ये इसका मार्जिन ख़त्म हो चुका है। इसी तरह अगर मैं चाहता हूँ मार्जिन ज़्यादा हो तो मैं यहाँ पे एम डैश फोर का यूज़ करता है, एम वाई डैश फोर। तो ये टॉप बॉटम से मार्जिन ज़्यादा हो चुका है। थ्री का यूज़ करूँगा थोड़ा कम होगा, टू का यूज़ करूँगा और कम होगा, वन का यूज़ करूँगा तो और कम होगा, और अगर मैं यहाँ पे ज़ीरो का यूज़ करूँगा तो ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। अब ज़ीरो किस केस में हम यूज़ करेंगे, ज़ीरो उस केस में यूज़ करेंगे अगर मैंने इसको बाय डिफ़ॉल्ट मार्जिन स्टाइल में या हाँ स्टाइल में मैंने इसको मार्जिन लगाया हुआ है। मीन्स कि मैंने इसको यहाँ पे मार्जिन लगाया हुआ है अपने डिव को मार्जिन 20 पिक्सल, और यहाँ पे जाके मैं वाई डैश ज़ीरो को ख़त्म करता हूँ। तो ये देखिए ये भी इसको मार्जिन जो लगा हुआ है वो लगा है 20 पिक्सल टॉप बॉटम से, टॉप बॉटम से ओके बाय ये ईच साइड से, मतलब चारों साइड से, क्योंकि इसको भी लगा हुआ है इसलिए दोनों मूव हो गए हैं, हमें इनका इतना पता नहीं चला। तो मैं अब इसके मार्जिन को ख़त्म करना चाहता हूँ सिर्फ इसके, तो मैं क्या करूँगा एम वाई डैश ज़ीरो लिख दूँगा। तो इसका टॉप बॉटम से मार्जिन ख़त्म हो चुका है। या मैं इसका जस्ट बॉटम से ख़त्म करना चाहता हूँ तो एम बी डैश ज़ीरो लिख दूँगा। या मैं इसका बॉटम से बढ़ाना चाहता हूँ तो मैं एम बी डैश फाइव काट दूँगा। तो ये बॉटम से इसका बढ़ गया है मार्जिन। अब इसी तरह अगर इस एलिमेंट को मैं पकड़ूँ और इसमें मैं कुछ चेंजिंग करना चाहता हूँ, पैडिंग देना चाहता हूँ लेट्स सपोज, तो मैं इसमें पी एक्स का यूज़ करता हूँ और इसमें मैं करता हूँ 5। तो ये देखिए इसके इनसाइड यहाँ पे पैडिंग ऐड हो चुकी है इधर और इधर। इस तरह मैं अगर पैडिंग वाई से भी, मतलब टॉप बॉटम से भी ऐड करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे लिखूँगा पी वाई डैश फाइव। तो ये वाई एक्सिस से भी ऐड हो चुकी है। अब इस सारे को मैं एक दफ़ा भी कर सकता हूँ इस तरह पी डैश फाइव, तो ये चारों साइड से सेम पैडिंग ऐड होगी। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि मेरी एक्स एक्सिस से पैडिंग कम हो जाए तो मैं इस तरह कर सकता हूँ पी एक्स टू। तो ये एक्स एक्सिस से मेरी पैडिंग कम हो चुकी है। या मैं पी वाई से भी कम करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे पी वाई डैश थ्री कर देता हूँ, तो ये वाई एक्सिस से भी मेरी कम हो चुकी है। या मैं जस्ट इसको स्टार्ट पे देना चाहता हूँ तो मैं पी एस और इसको मैं कर दूँगा 5। तो ये स्टार्ट से मेरी ज़्यादा आ गई है। और राइट साइड से क्योंकि मैंने पी एक्स लगाया हुआ है 2, तो राइट साइड से मेरी 2 आएगी। या मैं राइट साइड पे भी देना चाहता हूँ तो मैं पी ई डैश 5 कर देता हूँ, तो राइट साइड से भी 5 आ जाएगी। तो इस तरह से करके हम अपनी पैडिंग और मार्जिन की क्लासेस को यूज़ करके अपने एलिमेंट्स को अच्छे से स्टाइल कर सकते हैं। अब इसके बाद जो हमारी पारी है वो है डिस्प्ले प्रॉपर्टीज़ की। तो डिस्प्ले प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, डिस्प्ले प्रॉपर्टीज़ के बारे में हमने पढ़ा हुआ है। हमने यहाँ पे देखना है क्लासेस का जिनको हम यूज़ करके अपने डिस्प्ले की प्रॉपर्टीज़ लगा सकते हैं अपने एलिमेंट्स पे। तो इसके लिए हमारे पास कुछ ये प्रॉपर्टीज़ हैं, कुछ ये क्लासेस हैं जो कि यहाँ पे मेंशन्ड हैं। तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, इसको कमेंट करता हूँ और इसको अनकमेंट करता हूँ। तो ये देखिए आप ये अभी यहाँ पे ना डिव को लगी हुई है मार्जिन, तो मैं इसको ख़त्म करता हूँ। और ये ब्लॉक लेवल और अच्छा डिव को ना हम बैकग्राउंड कलर लगाते हैं। मैं इसको लगाता हूँ बैकग्राउंड कलर और इसको मैं एक्वा एंड ओके। तो इनके दरमियान थोड़ा मार्जिन भी डालते हैं। तो अच्छा मार्जिन वहीं से डालते हैं जो हमने अभी सीखा है। तो मैं ना इसको यहाँ पे मार्जिन देता हूँ एम वाई टू, और इसको भी मैं दे लेता हूँ एम वाई टू। तो ये इनके दरमियान में मार्जिन ओके नहीं आया, तो हम देख लेते हैं ये क्यों नहीं आया मार्जिन। तो एम वाई टू यहाँ पे लगा तो है लेकिन आई थिंक काम नहीं किया। तो अच्छा ये दोनों
मैं एम बी करता हूँ। ओके, तो हम इसको अभी छोड़ते हैं क्योंकि हमारा नीचे वाला एलिमेंट इनलाइन है, तो इस वजह से वो इशू हो रहा है। तो हम अभी ना इसको देखते हैं। तो ये देखें, ये हमारा एलिमेंट हुआ है इनलाइन और ये हमारा एलिमेंट है ब्लॉक। ये हमारे कुछ इस तरह से आ रहे हैं दोनों एलिमेंट्स, ये दोनों डिव्स हैं हमारे जो कि इस तरह से आ रहे हैं। अब स्पैन जो है हमारा वो पूरी विड्थ क्यों ले रहा है? अच्छा, हमारे पास जो इशू है वो है इसकी वजह से, क्योंकि ये हमारा डिव है तो ये बैकग्राउंड कलर पूरा इस डिव पे लग गया है, जिसकी वजह से ये हमें यहाँ पे डिस्प्ले नहीं हो पा रहा। तो मैं ना यहाँ पे डिव के ऊपर लगाता हूँ एक क्लास। तो इसको मैं फर्स्ट कर लेता हूँ और इसको मैं सेकंड कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे फर्स्ट को कलर दे लेता हूँ और सेकंड को भी दे लेता हूँ डॉट फर्स्ट और डॉट सेकंड। तो ये अभी हमारा इन दो एलिमेंट्स पे लग चुके हैं कलर। तो अच्छा, यहाँ पे मैंने फर्स्ट देना है। तो ये देखिए, ये हमारा फर्स्ट एलिमेंट आ गया, ये सेकंड आ गया जो कि इनलाइन है। और अब मैं इनके अंदर थोड़ी सा मार्जिन देता हूँ my-2। तो ये हमारा मार्जिन आ गया। पैडिंग भी थोड़ी सी देते हैं py-3। तो ये पैडिंग भी लग गई है। तो अब ना हमें मार्जिन थोड़ा ज़्यादा देना पड़ेगा ताकि हम इसको अच्छे से मूव कर सके, स्पेस बना सके। तो ये हमारे पैडिंग आ गई है, इसके अंदर पैडिंग और मार्जिन हमारा लग चुका है। अब ये है हमारा ब्लॉक लेवल एलिमेंट, ये है हमारा इनलाइन एलिमेंट। क्योंकि ये डिव है, ये स्पैन है, तो अगर मैं यहाँ पे दे दूँ डी डैश इनलाइन, तो ये क्या होगा, ये हमारा इनलाइन एलिमेंट बन जाएगा एक क्लास देने से। अगर मैं यहाँ पे दे दूँ डी डैश ब्लॉक, तो ये हमारा ब्लॉक लेवल एलिमेंट बन जाएगा। अब देखें, इन दोनों का बिहेवियर चेंज हो गया है आपस में। जैसे ये पहले थे उसका उल्ट हो गया, जैसे वाइस वर्सा होता है। तो इसी तरह हमारे पास एक होती है क्लास डी इनलाइन डैश ब्लॉक। तो जो हमारी इनलाइन ब्लॉक के एलिमेंट होता है ये वो है। अब ये हमारा इनलाइन ब्लॉक हो गया है, ये फर्स्ट एलिमेंट। क्योंकि पहले जब ये इनलाइन था तो हम इसको विड्थ नहीं दे सकते। मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह नहीं थे विड्थ दे सकते, ना हम मार्जिन दे सकते थे ना हम विड्थ दे सकते। देखिए, इस पर मार्जिन नहीं चल रहा। ये इस पे जो हमारा एम वाई है ये चल कोई नहीं रहा इस पे। देखिए, ये मैं इसको बंद करता हूँ तो सिर्फ नीचे वाला एलिमेंट ऊपर जाता है, ऊपर वाले पे नहीं ये चल रहा। तो मैं इसको विड्थ देता हूँ, विड्थ मैं इसको देता हूँ 800 पिक्सल। तो ये देखिए, इसमें विड्थ नहीं लगी। लेकिन जैसे ही मैं इसका डिस्प्ले इनलाइन डैश ब्लॉक करूँगा, जो कि हमारा इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट होता है, उसको हम विड्थ वगैरह दे सकते हैं। अब इसमें मार्जिन और पैडिंग भी अच्छे से चल रहे हैं। पैडिंग तो पहले भी चल रही थी, मार्जिन नहीं था चल रहा। तो अब मैं इसको विड्थ देता हूँ 900 पिक्सल। तो ये देखिए, अपनी विड्थ भी ले रहा है। तो इस तरह से हम इसको डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक कर सकते हैं। अब मैं इस एलिमेंट को रिमूव करना चाहता हूँ, जो कि हमारा करते हैं हम डिस्प्ले नन से। तो यहाँ पे मैं डी नन लिखूँगा तो इसका डिस्प्ले नन हो जाएगा। ये देखिए, यहाँ से इसका डिस्प्ले नन हो चुका है। ये हमारा एलिमेंट यहाँ पे इसके बाद आ रहा होगा ये। अगर मैं इसको डी डैश ब्लॉक करूँगा तो इस तरह इसका डिस्प्ले ब्लॉक हो जाएगा। तो ये हमारे पास कुछ डिस्प्ले की प्रॉपर्टीज़ होती है। इसके अलावा हमारे पास होती है डी डिस्प्ले फ्लैक्स। तो वो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। इसमें डी फ्लैक्स क्या करता है, डिस्प्ले फ्लैक्स करता है। फ्लैक्स बॉक्स के बारे में उम्मीद है आपने पढ़ा होगा, मैंने उसके बारे में एक डिटेल में लेक्चर बनाया हुआ है। अगर आपने नहीं उसको देखा तो आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो ये भी मैंने इसका डिस्प्ले कर दिया है फ्लैक्स। तो डिस्प्ले फ्लैक्स करने के बाद हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है, जैसे कि जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस इवनली, और जस्टिफाई कंटेंट लेफ़्ट, जस्टिफाई कंटेंट राइट, जस्टिफाई कंटेंट एंड, जस्टिफाई कंटेंट स्टार्ट। इस तरह की ढेर सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो जब मैंने इसका मैं इसको ख़त्म करता हूँ, ये देखिए जस्ट डी आ रहा है, ये कोई भी क्लास नहीं है, ये ऐसे आएगा। अगर मैं इसको डी डैश फ्लैक्स करता हूँ तो ये क्या होगा, ये एक डिस्प्ले फ्लैक्स बन जाएगा, एक रो में आने लग पड़ेंगे। अब मैं चाहता हूँ एक यहाँ आए एक यहाँ आए, तो उसके लिए मुझे चाहिए प्रॉपर्टी जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन। तो हमारे पास इसमें प्रॉपर्टी होती है बूटस्ट्रैप में जस्टिफाई कंटेंट बिटवीन। तो इससे ये दरमियान में स्पेस आ जाएगी। इसके अलावा हमारे पास प्रॉपर्टी होती है इवनली, जिससे ये बराबरली डिवाइड होंगे। देखें इनकी यहाँ स्पेस यहाँ स्पेस यहाँ स्पेस बराबर है। आपको यहाँ लेफ़्ट और राइट में ज़्यादा लग रही होगी, वो कंटेनर की वजह से, कुछ स्पेस कंटेनर की है। इसी तरह हमारे पास होती है स्पेस इवनली, स्पेस बिटवीन।
तो मैं आपको यहाँ से भी दिखा देता हूँ हम इसको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। ये मैं आ गया यहाँ से फ्लैक्स पे, और ये देखें यहाँ पे ये डी फ्लैक्स की प्रॉपर्टी है। इसके अलावा ये हमारे पास ये डी फ्लैक्स, डी इनलाइन फ्लैक्स, तो इसके अलावा हमारे पास ये स्मॉल, और ये स्मॉल, और ये एस एम, ये एम डी, ये स्मॉल और मीडियम को रिप्रेजेंट करते हैं। ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो इसके अलावा हमारे पास प्रॉपर्टी होती है जस्टिफाई कंटेंट अराउंड। तो ये आपको यहाँ पे सारी प्रॉपर्टीज़ मिल जाएंगी, आप इनको ट्राई कर सकते हैं। जस्टिफाई कंटेंट स्टार्ट, ये इसकी एग्जांपल भी है। ये फर्स्ट में जस्टिफाई कंटेंट स्टार्ट है तो इसने सारे कंटेंट को स्टार्ट में ले आया है। नेक्स्ट में जस्टिफाई कंटेंट एंड है तो ये एंड पे ले गया है। थर्ड में जस्टिफाई कंटेंट सेंटर है तो इसमें कंटेंट सेंटर है। चौथे में जस्टिफाई कंटेंट बिटवीन है तो एक ये लेफ़्ट पे है, एक दरमियान में है और एक राइट पे है। इसके अलावा अराउंड है तो ये अराउंड की तरह काम कर रहा है। इसके अलावा इवनली है तो ये इवनली की तरह काम कर रहा है। तो अगर आपने फ्लैक्स बॉक्स को समझा हुआ है तो आपको इसकी ईज़िली समझ आ जाएगी। तो आप इस तरह से क्लासेस को यूज़ करके फ्लैक्स बॉक्स का यूज़ कर सकते हैं। तो ऑलमोस्ट हमारा ये कवर हो चुका है। अब ये डी मीडियम ब्लॉक यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको मैं रिमूव कर दूँगा। ये मीडियम, ये कुछ ना हमारे पास ना ब्रेक पॉइंट्स होते हैं। ब्रेक पॉइंट्स के बारे में ना हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो अभी के लिए आप इसको छोड़ दें। तो ये हमने इसको कंप्लीट कर लिया है। उम्मीद है मुझे कि आपको इसकी अच्छे से समझ आई होगी। तो जितनी भी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे समझाई हैं ये सारी बूटस्ट्रैप की वेबसाइट पे अवेलेबल है। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि बूटस्ट्रैप की काफ़ी जो है एक्सटेंसिव के काफ़ी जो है ना बड़ी डॉक्यूमेंटेशन मौजूद है। बहुत ज़्यादा यूज़ होती है बूटस्ट्रैप वर्ल्ड वाइड। तो अगर आपको किसी भी चीज़ की समझ ना आए तो आप सिंपली वहाँ से जाके बूटस्ट्रैप की वेबसाइट से इसको सर्च कर सकते हैं। आपने सिंपली यहाँ पे टाइप करना है कि बूटस्ट्रैप 5 हेडिंग्स। तो इस तरह से मैं इसको सर्च करूँगा तो ये हमारे पास इसकी हेडिंग की क्लासेस आ जाएंगी विद एग्जांपल्स। तो ये देखें, ये H1 हेडिंग है जो कि हमारी इस तरह से आती है। ये बेसिक मतलब HTML से है, लेकिन अगर हम H1 की जो क्लास है उसको यूज़ करेंगे तो ये भी इसी तरह से आएगी। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ से आके इस तरह से ये डिस्प्ले की भी आ रही हैं हमारे पास, ये क्लासेस हैं। तो आप इस तरह से सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी टाइपोग्राफी में बहुत सारी मज़ीद चीज़ें हैं जिनको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं बूटस्ट्रैप की वेबसाइट पे जाके। मैं सारा कुछ इन वीडियोस में कवर नहीं कर सकता, लेकिन जो मेन हमारी चीज़ें थी जो कि हमारी मोस्टली यूज़ होती हैं उनको मैंने इन वीडियोस में कवर करने की कोशिश की है और कर रहा हूँ। तो नेक्स्ट हमारी वीडियो ब्रेक पॉइंट से रिलेटेड होगी जिसमें हम ब्रेक पॉइंट्स को समझेंगे और फिर उसमें CSS ग्रिड को हम किस तरह बूटस्ट्रैप में यूज़ कर सकते हैं ये समझेंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट आपसे लेक्चर नंबर 24 में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।